क्योंकि जंग करना कोई आसान काम तो होता नहीं। जंग में हथियार, गोला बारूद, बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने सैनिकों को खोना पड़ता है। और किसी की ज़मीन पर जाकर जंग करना ये कोई आसान काम भी नहीं होता। और एक ऐसा मुल्क जिसे लोग फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं, जहाँ सुरंगों का जाल बिछा हो, जहाँ इमारतें रास्तों पर गिरी पड़ी हो, वहाँ जाकर जंग करना कोई आसान काम नहीं है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं एक कहावत की, और कहावत के बाद इस दुनिया में चल रहे जेनोसाइड की। कहावत कभी आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुना ही है। तो कहावत ऐसी है कि मेरे अब्बा बहुत ताकतवर थे। मेरे अब्बा मतलब मेरे जो अब्बा थे वो अलग इंसान थे, सीधे साधे थे, मगर जो कहावत है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे अब्बा बहुत ताकतवर थे, तो साथ में एक दूसरा बंदा भी है। फिर जंगल चले गए, फिर शेर सामने आ गया, फिर अब्बा को शेर फाड़ कर खा गया। ये कहावत है। मगर ध्यान से देखेंगे तो ये कहावत कहीं ना कहीं सही बैठती है, फिट बैठती है अमेरिका पर। अमेरिका के जो सहयोगी हैं, जिसमें विशेषकर इसराइल की बात करेंगे, तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब हुकूमत बरतानिया का सूरज डूबने लगा, तो उन्होंने भारत को अभी आज़ाद किया। और कुछ ऐसे देश जिन्हें आज़ाद किया, जो लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन फ़लस्तीन या इज़राइल इज़राइल, तो उन्हें ये भी समझना होगा कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर इज़राइल आबाद है, ना कि इसराइल की ज़मीन पर फ़लस्तीन। पूरी दुनिया के लिए एक सोसाइटी है, एक संगठन है, जिसे लोग यूनाइटेड नेशन कहते हैं, अक़वाम मुत्तहदा कहते हैं, जिसमें सभी मुल्कों की नुमाइंदगी होती है, और उसी को अक़वाम मुत्तहदा कहते हैं। हुकूमत बरतानिया का सूरज जब डूबने लगा, तब उन्होंने फ़लस्तीन के 2 टुकड़े किए। ये कहानी बहुत लंबी है, मगर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। अगर आपने, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग से पहले भी जो दौर था, उसमें भी लोग ऐसे मौजूद रहे जिनको आपने सहारा दिया होगा। आस्तीन के सांप की तरह से उन्होंने आपको डसा होगा। फ़लस्तीन को इसी तरह से डसा गया, और इसराइल दुनिया के सामने एक मुल्क की सूरत में सामने आया। हिटलर की उस बात को अगर याद रखें, या जिन्होंने सुना होगा हिटलर के बारे में, और हिटलर की ये बात उन्हें आज भी याद होगी, तो हिटलर ने कहा था कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा, इसलिए कुछ यहूदी छोड़ जाता हूँ ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा। ये कहानी आज पूरी दुनिया के सामने है कि यहूदी फ़लस्तीनियों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं कि 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन की ज़मीन से हमास के लड़ाके इसराइल में घुसकर गोलीबारी की, वहाँ से लोगों को किडनैप भी कर लिया और उन्हें गज़ा में लाकर कहीं छुपा दिया, गलत है। मैं किसी भी कत्लेआम की, किसी भी आतंकवादी संगठन की हिमायत नहीं करता, मगर ज़रा सोचिए ना कि आज जो फ़लस्तीनी, क्योंकि फ़िलहाल युद्धबंदी है और उसमें भी समय बढ़ाया गया है, कतर में बैठक के बाद
हमास और इसराइल के बीच जो तय हुआ कि हम तुम्हारे कैदी छोड़ने को तैयार हैं, यानी हमास, बदले में इज़राइल की जेलों में जो मौजूद हमारे कैदी हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, औरतें मौजूद हैं, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। कतर की बैठक में ये तय हुआ कि 50 इजरायली, जिसमें कुछ दूसरे मुल्कों के भी बंधक हैं, उन्हें हमास छोड़ेगा और बदले में करीब 150 फ़लस्तीनी कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। ज़रा ये सोचिए ना कि हमास ने जो किया इजराइल की ज़मीन पर घुसकर, उसके पहले से फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है, ये कैदी कौन लोग हैं जो इजराइल की जेलों में बंद हैं? कुछ छूटे हैं, कुछ छूटने वाले होंगे, कुछ रह भी जाएंगे। तो इसका मतलब इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन से इन लोगों को या तो किडनैप किया होगा या तो उन्हें गिरफ्तार किया होगा। बीच में कभी आपने देखा होगा कि एक इजरायली सैनिक एक महिला को उसका नकाब ऐसा नोच रहा है, उतारने की कोशिश कर रहा है, और जब उस महिला ने उसका विरोध किया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी मिसाल हम कैसे ले सकते हैं? हमारा देश आज़ाद हुआ और इसी में से पाकिस्तान भी बन गया, पूरी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। बाद में बांग्लादेश आपके सामने है। जब बंटवारा हो गया तो फिर हम पड़ोसी हो गए, और पड़ोसी एक दूसरे से अगर व्यवहार ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर दुश्मनी ही है। भारत आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान का जो रंग रूप हमारे देश ने देखा है, तो पाकिस्तान को हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हरकतें राजा हरी सिंह के दौर के कश्मीर के मामले को अगर ले लें तो यूनाइटेड नेशन उसमें ज़िम्मेदार है, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े को लेकर। हालांकि भारतीय राजनीति भी उसमें ज़िम्मेदार है। यूनाइटेड नेशन ने डूबते सूरज, यानी हुकूमत बरतानिया के डूबते सूरज के दौर में जो कुछ किया गया, टुकड़ों का काम, क्योंकि हिटलर ने जब यहूदियों को मारना शुरू किया तो यहूदी भागने लगे, और भागते भागते फ़लस्तीन की ज़मीन पर धीरे धीरे बसने लगे एक प्लान के तहत। और जब हुकूमत बरतानिया का सूरज गुरूब होने लगा, दूसरे जंग अज़ीम ख़त्म होने लगी, तब फ़लस्तीन का बंटवारा कर दिया गया 2 सूरत में। यानी एक वो चीज़, एक वो मुल्क जिसका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था, उसको इजराइल का नाम देकर फ़लस्तीन की ज़मीन पर आबाद कर दिया गया, और ठीक दूसरे ही दिन अमेरिका ने उसको मान्यता भी दे दी। और बदले में अरब ममालिक ने इजराइल पर हमला कर दिया, और क्योंकि पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी, इसलिए कहीं ना कहीं अरब ममालिक कमज़ोर पड़े और फ़लस्तीन के बहुत से इलाकों पर इजराइल का दोबारा और कब्ज़ा हो गया। यानी जितना हिस्से में मिला था उसके अलावा और कब्ज़े में आ गया। अमेरिका ये वो कहानी है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अब्बा बड़े ताकतवर थे और शेर से टकरा गए, भिड़ गए, तो क्या हुआ, तो शेर फाड़ के खा गया। ये वही अमेरिका है जो वियतनाम से भागा है। ये वही अमेरिका है जो अफ़गानिस्तान से भी भागा है। जान हथेली पर लेकर जब लोग मैदान में उतर जाते हैं तो अच्छे अच्छे महारथी भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहने का शौक़ है। मगर जिन्हें ज़िंदा रहने का शौक़ नहीं है, वो जब खड़े हो जाते हैं तो भागना पड़ता है। बहरहाल अमेरिका ने रूस को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए जो खेल खेला था तालिबान के नाम पर, वो आखिर में अमेरिका को ही महंगा पड़ गया। रूस तो चला गया,
अफ़गानिस्तान छोड़कर, मगर बाद में अमेरिका को भी भागना पड़ा। छोड़कर जाना ये अलग चीज़ है, भागना ये अलग चीज़ है, अलग बात है। बहरहाल बात इज़राइल और फ़लस्तीन की, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर वावेला मचा हुआ है कि फ़लस्तीन के साथ इज़राइल जुल्म कर रहा है, और यही सच्चाई भी है। अगर उस बात को ले लिया जाए कि हमास ने इज़राइल की सरहदों को लांघकर हमला किया और 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, लगभग 1200 लोग, इसकी निंदा की जानी चाहिए। मगर एक ज़माने से, यानी करीब करीब 75-76 साल से इज़राइल फ़लस्तीन के साथ जो कर रहा है, तो क्या इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी समर्थन से इज़राइल इतना ताकतवर है कि अमेरिकी कंपनियों के बने हुए हथियार इज़राइल की मार्केट से पूरी दुनिया को सप्लाई किए जाते हैं। हमास के हमले ने इज़राइल की भी पोल खोल कर रख दी। इज़राइल की सरहदें, इज़राइल की फोर्सेस, इज़राइल के पास मौजूद हथियार, उसके बावजूद हमास के लोग इज़राइल की सरहदों को पार करके अंदर कैसे गए और लोगों को बंधक बनाकर वापस गज़ा कैसे आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में ज़रूर कहीं ना कहीं ये मामला सामने आएगा, क्योंकि इज़राइल के मुखिया सर्वे सर्वा, जिन्हें नितिन बेंजामिन याहू के नाम से दुनिया जानती है, अभी से नहीं पहले से, खुद इनका ही इनके मुल्क इज़राइल में विरोध हो रहा है। इनके ही लोग इनको हटाना चाहते हैं। तो फिर इज़राइल की सरहदें खुली छोड़ दी गई थी क्या हमास के लिए कि अंदर घुस कर वो काम करें, और उसके बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत से गज़ा को ख़त्म करने की बात करने वाले नितिन बेंजामिन याहू कामयाब हो जाएं, लोगों का विरोध रुक जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। हम सभी अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं। मैं इस देश का नागरिक हूँ। अगर मेरे देश पर कोई आँच आती है, जैसा 26/11 हुआ मुंबई में आतंकी हमला, पूरा देश उठकर खड़ा हुआ और पूरे देश में गुस्से की जो लहर दुनिया ने देखा, पाकिस्तान को समझ में आया। तो अगर हमारे मुल्क पर कोई हमला करता है तो हम उसका विरोध तो 100% करेंगे। इसी तरह से जब इज़राइल पर हमला हुआ हमास का, तो इज़राइल के लोग खड़े हुए, उनके पीछे अमेरिका भी खड़ा हो गया, और खड़े होना ही है। जब कारोबारी रिश्ते मजबूत हों तो समर्थन तो करना ही पड़ता है। बहरहाल अमेरिका के समर्थन वाले कई मुल्क खड़े हुए, मगर जब हद से ज़्यादा हो गया, गज़ा को ख़त्म करने की बातें होने लगी और ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो गए, हमास को मिटा देने की बात बार बार होने लगी, तो पूरी दुनिया में इसका विरोध भी होने लगा। गज़ा हो या इज़राइल हो, अफ़गानिस्तान हो, वियतनाम हो, इंसानियत का खून जब बहेगा तब कहीं न कहीं लोग, देशों के नागरिक खड़े होते हैं विरोध करने के लिए। और ये विरोध ये कोई ऐसा तैसा विरोध नहीं होता। सरकारें हिल जाती हैं। सरकार में बैठे हुए सत्ता के उस कुर्सी पर बैठे हुए लोग अक्सर उन्हें कुर्सियां छोड़नी पड़ती हैं। फ़लस्तीन और इज़राइल की यही कहानी है, जो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन और इज़राइल को महंगी तो पड़ ही रही है, मगर उसमें एक नंबर पर इज़राइल को महंगी पड़ रही है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर में जो बैठक हुई, तो कतर दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो दो लोगों को मिलाने का काम बड़े पैमाने पर कर लेता है। दो लोगों को मिलाना आसान होता है, मगर दो मुल्कों को मिलाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और कतर के पीछे अमेरिका भी खड़ा है। यानी अब अमेरिका इज़राइल से बार बार अपील तो करता था कि जंग बंद होनी चाहिए, मगर पीछे से समर्थन भी होता है। ये सब राजनीति है, और राजनीतिक खेल में दो मुल्क बर्बाद हो रहे हैं।
चाहे फ़लस्तीन हो चाहे हमास हो। अब हमास ने भी ऐसा क्यों किया, इसराइल की सरहद को पार करके हमला किया, तो क्यों किया इसकी भी तो वजह है, और इसकी वजह पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तो आज पूरी दुनिया में लोगों का विरोध हो रहा है कि गज़ा पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद किए जाएं। बहरहाल कतर में बैठक हुई, हमास भी तैयार, इसराइल भी तैयार, क्योंकि किसी मुल्क में जाकर जंग करना ये सौदा महंगा होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। कतर के बहाने पीछे से अमेरिका का समर्थन इसराइल ने भी अपनी जान छुड़ा लिया, और छुड़ा इसलिए लिया कि फिर से एक बार तैयारी की जा सके, क्योंकि जंग करना कोई आसान काम तो होता नहीं। जंग में हथियार, गोला बारूद, बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने सैनिकों को खोना पड़ता है, और किसी की ज़मीन पर जाकर जंग करना ये कोई आसान काम भी नहीं होता। और एक ऐसा मुल्क जिसे लोग फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं, जहाँ सुरंगों का जाल बिछा हो, जहाँ इमारतें रास्तों पर गिरी पड़ी हो, वहाँ जाकर जंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने इसराइल को झुकना पड़ा है हमास के सामने, ये पूरी दुनिया समझ रही है। क्योंकि हमास 50 लोगों को छोड़ रहा है, तो इससे 3 गुना इसराइल फ़लस्तीनियों को छोड़ रहा है। तो झुका कौन, इसराइल या हमास या अमेरिका? ये फैसला आपको करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारा देश ही किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। आतंकवाद की जो भी शक्ल हो, और आतंकवाद का ये कारोबार इस दुनिया में मौजूद मुल्कों ने ही शुरू किया था, जो आज इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए महंगा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवाद का ख़ात्मा होना चाहिए, मगर आतंकवाद का जो जन्म है, जिसने दिया है, उसका भी ख़ात्मा होना ज़रूरी है। मैं खान फ़ख्र आलम।